हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, आज वाला जो सेशन आप बच्चों के लिए जो प्लान किया गया है, इस वाले सेशन में मैं आप बच्चों के साथ कंप्लीटली एक नया टॉपिक दैट इज परसेंटेज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग परसेंटेज, जो कि हमारे सारे एग्जाम्स, आप जिस भी एग्जाम में अपियर करेंगे, चाहे सीजीपीएससी में अपियर करो, चाहे हॉस्टल मॉडल में अपियर करो, चाहे व्यापम के किसी भी एग्जाम में आप अपियर करो, इस एग्जाम में, इन सभी एग्जाम्स में परसेंटेज के क्वेश्चंस फॉर श्योर पूछे जाते हैं। और परसेंटेज ना आपको बहुत ही बेसिक से विथ ट्रिक्स आना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। नहीं तो एग्जाम में अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते रहे तो फिर कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, जब हम एग्जाम में चीज़ों को डील करने बैठे तो उस वाली स्थिति में मुझे ये चाहिए कि मुझसे शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसका मैं आपको डिटेल में एनालिसिस दूंगा। और इस वाले सेशन को आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूं मैं, राकेश तलरेजा। टॉपिक है अपना परसेंटेज। चलिए जरा फटाक से शुरू करते हैं। एक बार इस वाले टॉपिक का एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स में ये वाला जो टॉपिक है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीजीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सभी एग्जाम, और इसके अलावा गेट एग्जाम भी अगर आप अपियर करते हैं, या फिर कोई एमबी एंट्रेंस एग्जाम भी अगर आप अपियर करते हैं, तो उसके लिए ये वाला टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब फटाक से शुरू करते हैं। पहली जो हेडिंग है जो मैंने आप बच्चों के लिए सोच रखी है, वो है दरअसल चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चेंज ऑफ बेस समझने के पहले आप मुझसे समझिए कि कंसेप्ट ऑफ बेस क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज में ना थोड़ा सा बेस का रोल जबरदस्त रहता है, बेस का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दरअसल वो जो बेस है वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। आगे बात पकड़ में, तो मैं इत्मीनान से आपको इसे कन्वे करता हूँ। आप रिलैक्स होकर देखिए कि किस तरह से चीजें होती हैं। जरा समझिए, सबसे पहले आप समझिए कि भाई कंसेप्ट ऑफ बेस क्या होता है। ठीक है, आप सबसे पहले मुझसे सीखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ बेस क्या होता है। आपकी कॉपी में हेडिंग डलनी चाहिए, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बेस। अब थोड़ा रिलैक्स होकर ना पहले कंसेप्ट ऑफ बेस को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट टीम एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है, और उस वाले टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 40% मैच जीत जाती है। तो अगर मैंने आपको बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने उस वाले टूर्नामेंट में 40% मैच जीत लिए हैं, तो आप मुझे बताइए इस 40% का मतलब क्या होता है। क्या इस 40% का मतलब ये होता है क्या कि 40% है तो जब भी प्रतिशत टूटेगा बटे में 100 आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0.4 मैच आ जाएगा। या इस 40% का मतलब 40 मैचेस होता है क्या। मेरे को आपसे जानना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है, नंबर 1 या नंबर 2। अब थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जब परसेंटेज ब्रेक होता है तो बटे में 100 आता है, ये एकदम करेक्ट वाली बात है। और जब इसको कटिंग करो तो 0.4 भी आएगा। लेकिन आप इस वाली बात को थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए कि आप ना कभी भी जैसे 40% लिखा हुआ है, उससे डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि 0.4 मैच जीते या फिर 40 मैच जीते। हमेशा आपको ना दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि ठीक है, उस वाले टूर्नामेंट में जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो 40% मैच जीत कर आती है, लेकिन मेरा अगला सवाल उसके लिए बनता है कि वो 40% मैच किसके जीत कर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आखिर उस टूर्नामेंट में टोटल हुए कितने मैच थे। मतलब अगर उस टूर्नामेंट में मान लिया कि टोटल 100 मैच हुए होंगे, जस्ट एक सोचने भर की बात है, तो हाँ ठीक है, उसने 40% मैच जीते हैं किसके भाई, 100 के। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 40 मैचेस। लेकिन अगर मान लिया उस वाले टूर्नामेंट में हुए ही टोटल 80 मैच होंगे, अगर उस वाले टूर्नामेंट में हुए ही टोटल 80 मैच होंगे, तो उस वाली स्थिति में जो 40% है ना, वो अब की बार निकलेगा 80 का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 32 मैचेस। तो मतलब मैं आपसे ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग कि ये जो 40% है ना, देखो दोनों तरफ 40% कांस्टेंट है, लेकिन जैसे बेस बदला, पहले बेस 100 था तो 40 जवाब आया, लेकिन जैसे बेस 80 हुआ तो फिर 32 जवाब आ गया। तो जैसे बेस बदला
तो एक्चुअल वैल्यू भी चेंज हो गई। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी ये जो परसेंटेज होता है ना, ये परसेंटेज ऐसे हवा में कोई डेटा नहीं होता है, हमेशा इसको कुछ ना कुछ बेस चाहिए होता है, और जैसे जैसे वो बेस बदलेगा वैसे वैसे वो एक्चुअल वैल्यू भी बदलेगी। आप इसे इत्मीनान से रिलैक्स होकर देख लीजिए। तो मैंने आपको ये वाली बात कन्वे करने की कोशिश करी है कि परसेंटेज को हमेशा क्या चाहिए बच्चे लोग, बेस चाहिए। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए परसेंटेज पर, तो आप हमेशा सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि उस परसेंटेज का आखिर बेस होने क्या वाला है, और उसके हिसाब से चीजें कैलकुलेट होंगी। अगर बेस 100 होगा तो कैलकुलेट होकर 40 आएगा, अगर बेस 80 होगा तो कैलकुलेट होकर 32 आएगा। ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। आई होप यहां तक जो बेस वाला जो कंसेप्ट है हम सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। अब एक बार ना बेस क्लियर हो जाने के बाद ना आपको ना मुझसे ना थोड़ा कन्वर्जन भी सीख लेना चाहिए। मतलब ये कि आपको मुझसे सीखना चाहिए कि भाई कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है परसेंटेज को रेशियो में या रेशियो को फ्रैक्शन में, आपको ये भी मुझसे सीखना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, हेडिंग नंबर 2, दैट इज कन्वर्जन कन्वर्जन बिटवीन रेशियो फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ये आपकी अगली हेडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट ऑफ बेस के बाद में। ठीक है, मैं उस वाले क्वेश्चन को जो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर टाइप्ड हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस वाले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पहले रिलैक्स होकर थोड़ा बहुत कंसेप्ट ले लीजिए मुझसे। जब आप कंसेप्ट में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बाकी सारी चीजें भी देना स्टार्ट कर दूंगा। रिलैक्स होकर पहले मुझसे कंसेप्ट लीजिए। पहले आप समझिए कि ना परसेंटेज को ना कन्वर्ट कैसे किया जाता है, पहले आप वो सीखिए। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए मेरे पास 40% होता है, तो अगर आपको कभी प्रतिशत को ब्रेक करना है, कभी प्रतिशत को ब्रेक करना है, तो आपके दिमाग में हमेशा ये वाली बात जानी चाहिए कि जब भी परसेंटेज ब्रेक होता है तो हमेशा बटे में 100 आता है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा 40 बटे में 100 ऐसा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.4। तो जैसे मान लिया अगर फिर कोई नंबर हो मेरे पास, मान लिया कोई नंबर हो, लेट से मेरे पास 0.4 हो, और इस वाले नंबर को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो फिर मैं कैसे करूंगा। देखो भाई, अगर 40% था, उसको सॉल्व करना था, जब परसेंटेज टूटा तो बटे में 100 आ गया। अब 0.4 नंबर है, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग परसेंटेज यूज कर लेते हैं। आगे बात पकड़ में। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया, थोड़ा सा इस वाली चीज को समझने की कोशिश करो। जब आपको परसेंटेज से ब्रेक करना होगा तो बटे में 100 लग जाएगा, और जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस से वही 40% आ जाएगा। देखो यहाँ पर 40% का 0.4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 40% का 0.4 लिखा हुआ है। पता चला आपको? कंफर्टेबल है आप लोग? तो पहले तो ये चीज सीखो कि परसेंटेज को डील कैसे करते हैं। परसेंटेज जब तोड़ना होगा तो बटे में 100 लगा देना, परसेंटेज में जब बदलना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज लगा देना। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक बच्चों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जब आप इन सारी चीज़ों को सीख चुके हैं तो फिर थोड़ा सा एक दो नंबर का कन्वर्जन मेरे साथ देख लीजिए। जैसे मान लिया मेरे पास लेट से एक नंबर है, मैंने अपने मन से सोचा इस वाले नंबर को। लेट से मेरे पास एक नंबर है, लेट से 1/2, 1/2 मेरे पास कोई नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर दैट इज 1/2 जो कि एक फ्रैक्शन फॉर्म है, रेशियो फॉर्म है। अब अगर मुझे इस फ्रैक्शन वाले फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना? मैं कैसे करूंगा, 1/2 में मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज करूंगा, तो मुझे पता चलेगा 1/2 कुछ और नहीं होता है, दरअसल 50% होता है। मुझे ऐसे पता चलेगा ये। ठीक है, तो अब आपको ना ये चीजें दिमाग में रखनी है कि कभी भी आपको ना 50% लिखा हुआ दिखे क्वेश्चन में, 50% लिखा हुआ दिखे क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्टली अपने दिमाग में कन्वर्ट कर लेना कि वो 1/2 होता होगा। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन का टाइम बचेगा, हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे परसेंटेज वाले टॉपिक को लेकर। ठीक है, फिर से और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया मैंने अगला नंबर सोचा, मन से सोच रहा हूँ, 1/3। 1/3 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 33.33%। सर आपने कैसे कन्वर्ट कर लिया? ऐसे वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज किया होगा, 100/3 को काटा होगा तो 33.33 आ चुका है मेरे पास, है ना? समझ में आ गया कैसे करना है? मान लिया 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 को सॉल्व करूंगा तो 25% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 को सॉल्व करूंगा तो 20% आएगा कि नहीं आएगा, है ना? अगला 1/6, 1/6 को सॉल्व करूंगा
तो 16.66% आता है। थोड़ा सा इन डेटा को हम लोग को अपने दिमाग में रखना है ताकि हम लोग कैलकुलेशन का समय बचा सकें और थोड़ा सा क्वेश्चंस में क्विक हो सके। मैं आपको इनमें इन सारे जो फंडे लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर अभी, जो आपको मैं याद करने के लिए भी कह रहा हूँ, इनको मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस में यूज करके भी दिखाऊंगा। आप देखोगे कि हम लोग कितने स्मार्ट तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है 1/7। 1/7 दरअसल कुछ और नहीं होता है, वो दरअसल होता है 14.28%। मैंने कैसे याद किया हुआ है इसको, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। ठीक है, अगला आता है 1/8। 1/8 कुछ और नहीं होता है, दरअसल 12.5% होता है। ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 1/9। 1/9 कुछ और नहीं होता बच्चों लोग, 1/9 होता है 11.11%। 1/10, 1/10 दरअसल होता है बच्चों लोग 10%। ये जो पूरा जो मैं कन्वर्जन लिख रहा हूँ ना, ये वाला जो कन्वर्जन है ना, ये आपके दिमाग में एकदम ऐसा ही फिट होना चाहिए जैसा मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख रहा हूँ। अगर मान लिया आपके दिमाग में ये सारा कन्वर्जन फिट नहीं रहेगा, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर ये सब कुछ आता रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस आप यूं बना लोगे। ठीक है, चलते हैं 1/11। 1/11 दरअसल होता है 9.09%। ठीक है, यहाँ तक। 1/12, 1/12 होता है 8.33%। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/13, 1/13 होता है 7.64 या फिर 68 भी बोल सकते हो, चल जाएगा जो भी लिखना चाहो। 7.68%। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चल जाता है, रफली डेटा है वो। 1/14, 1/14 होता है 7.14%। ठीक है, 1/15 देखो जरा, जैसे 1/6 अपन ने 16.66 याद किया था ना, तो 16.66 से 1 हटा दो तो 1/15 मिलेगा, जो कि होता है 6.66%। ठीक है, अगला है 1/16। 1/16 कुछ और नहीं होता है, 1/16 होता है बच्चे लोग 6.25%। मैं ये कैसे याद करके रखा हूं, आधा का हाफ करूंगा तो 1/4 आएगा, 50 का हाफ 25 आएगा। 1/4 का हाफ 1/8 आएगा, 25 का आधा 12.5 आएगा। 1/8 का हाफ 1/16 आएगा, 12.5 का आधा 6.25 आएगा। मैं ऐसे दिमाग में रखा हूं अपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। ये दरअसल 4 नंबर है मेरे पास। 1/17 क्या होता है, 1/17 देखो जरा बात को समझो, ये 17, 18 और 19, ये तीनों ही ना 5-5% पर काम करेंगे। इनको याद करने की एक मस्त वाली ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ। मैंने कैसे याद किया, 1/17, 1/18, 1/19 तीनों एक साथ याद हो जाते हैं और तीनों ही 5-5% पर काम करते हैं। तो मैं उसको कैसे बोलता हूँ, 5.88, 5.55, 5.22%। ऐसे 885522%। गया दिमाग में, 885522%। आइडिया एक्सेप्टेड है। और 1/20 तो 5% होता ही है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहां तक जो चीजें हैं वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कष्ट नहीं होगा। ये कन्वर्जन जैसा मैंने बोर्ड में लिखा है, ये कन्वर्जन वैसा का वैसा आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये कन्वर्जन अगर आपको आएगा तो आप चीज़ों को बहुत आराम से डील कर लोगे, नहीं आएगा तो मेहनत बहुत लगेगी। ठीक, अब मैं इस कन्वर्जन का यूज़ करना आपको सिखाता हूँ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कोशिश करी है कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं को कवर करता हुआ चलूं, तो आई होप कि आप सारे बच्चों को बहुत ही आराम से क्लियरली ये चीज़ पढ़ने में आ जा रही होगी, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। रिलैक्स होकर सवाल को पढ़ लीजिए और मेरे साथ थोड़ा सा एफर्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। If A's income is 25% more than B's income, then by what percentage B's income is less than A's income। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को क्वेश्चन आराम से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। हर एक सवाल को मैं 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। एक तो मैं आपको बेसिक तरीका दूंगा, क्योंकि जब एग्जाम में जब आप बैठो और क्वेश्चन थोड़ा भी ट्रिगर हो तो आपको ना, जैसे ही क्वेश्चन घूमा तो उसके साथ गोल गोल नहीं घूमना है। आपको बहुत आराम से बेसिक पता होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को डील कर सको। लेकिन अगर मान लिया कभी क्वेश्चन सीधा आ जाए, मतलब बिना किसी दिमाग लगाए, जैसा बुक में लिखा है वैसे वैसे छप कर आपके सामने एग्जाम में आ जाए, तो इसे ट्रिक लगाना, सॉल्व करके चले आना।
आगे बात समझ में? तो बेसिक समझो, ताकि जब क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी हो तो आप परेशान ना हो, वहां पर भी अपना ट्रिक लगाकर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो पहले आपको उसके लिए बेसिक आना चाहिए। क्वेश्चन की पहली लाइन को डिकोड करता हूँ। लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो उसको पता है अपन कैसे लिखते हैं, जरा समझो। ये है ए की आय जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये है बी की आय जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो ए की आय है ना, ये जो ए की आय है ना, ये बी की आय से ना ज्यादा है, इसलिए मैंने प्लस वाला साइन लगा दिया। ठीक है, कितना परसेंटेज ज्यादा है भाई? 25% ज्यादा है। ठीक है, किससे ज्यादा है भाई? बी की आय से ज्यादा है। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, देखो जरा मैंने कैसे लिखा है, एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है हम सारे बच्चे लोग। अब इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो जैसे भी इसको आगे सॉल्व करूँगा तो कैसा दिखाई देगा? a इज इक्वल टू बी। मैंने आपको अभी भी सॉल्व करके बताया था कि 25% कुछ और नहीं होता है, दरअसल 1/4 होता है ना। आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि जब परसेंटेज टूटेगा तो बटे में 100 आएगा, 25/100, 1/4। तो यहाँ पर 1/4 बी लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है पर लोग, ये वाली चीज समझ में आ गई? अब इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, 1+1/4। अभी बहुत आराम से एक एक लाइन लिख लिख कर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये हो जाएगा 5/4 बी। आइडिया एक्सेप्टेड है? कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 ए। आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, अब जरा इस वाली चीज को समझने की कोशिश करो। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बताओ फिर बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो उसने कभी भी अगर मान लिया ऐसे परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर वाली अगर बात पूछी हो तो उसको कैसे डील किया जाता है, सीखना जरा यहाँ पर। देखो जरा, क्योंकि नीचे 5 लिखा हुआ है ना, जरा बात को समझना, क्योंकि नीचे 5 लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने ऊपर 5 को कॉपी कर दिया। अगर ऊपर 6 होता तो 6 लिख देता, 7 होता तो 7 लिख देता। तो क्योंकि नीचे 5 लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऊपर 5 को कॉपी कर दिया। लेकिन मुझे मेंटेन कितना करके रखना पड़ेगा? मुझे मेंटेन 4 करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए 5 में से मुझे 1 को कम करना है जिससे वो 4 बन सके। तो यहाँ पर हो जाएगा ए। आई होप इस वाली चीज को आप पकड़ पाए होगे, है ना। तो ऐसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, 5/5 माइनस 1/5 ए। ये कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है? अब मैं जैसे इसको आगे सॉल्व करता हूँ, जैसे इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1-1/5 a। इसका मतलब ये है a माइनस 1/5 ऑफ a, और 1/5 आपको याद होगा कुछ और नहीं होता है, 20% होता है। तो यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे तो किस तरीके से पढ़ोगे, B's income is 20% लेस देन A's इनकम। समझ में आया? तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि भाई बी की जो इनकम है, ए की इनकम से कितना परसेंटेज लेस है, तो मेरा उसके लिए आंसर हो जाता 20% लेस है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है यहाँ तक सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है? तो आई होप कि आप सारे बच्चों को ये बेसिक वाला मेथड समझ में आ चुका होगा, इसमें किसी बच्चे को कष्ट नहीं आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आप पहले बहुत इत्मीनान से सारी चीजें छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ ना इसको ना बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब इसको आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे तब मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल आपको इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर उसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये दरअसल 40% है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, हाँ इसे अपन लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, कहता है यदि ईंधन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि व्यय जो है स्थिर रहे। वो कह रहा है कि इफ प्राइस ऑफ द फ्यूल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन मस्ट बी डिक्रीज्ड सच दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे डील करूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखना, आराम से रिलैक्स होकर सीखने की कोशिश करो। वो कह रहा है कि ईंधन की कीमत जो है 25% से बढ़ गई है। पहले आप रिलैक्स होकर ना क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करना। आप पहले समझो, जैसे मान लिया कि जो प्राइस ऑफ फ्यूल है, जो प्राइस है वो फ्यूल का, जैसे मान लिया वो है 100 रुपीज पर लीटर। ऐसे ही मैं एक बार सोचने के लिए सोच लेता हूँ, मान लिया कि 100 रुपए का 1 लीटर जो है तेल मिल रहा है। एक इंसान क्या करता है, डेली 100 रुपए लेकर जाता है और 1 लीटर तेल लेकर भी आ जाता है। लेकिन अब आज वाले दिन पर जैसे ही वो पेट्रोल पंप पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 25% जो दाम है वो दरअसल बढ़ चुके हैं।
तो अब जब वो अपने पॉकेट से 100 रुपए निकालेगा तो पहले उसको 1 लीटर तेल मिल जाता था, लेकिन आज उसको 1 लीटर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो 125 रुपए पर लीटर चल रहा है ना। तो उसने आपसे पूछा कि आज जब वो तेल खरीदेगा तो उसको कितना परसेंटेज तेल कम मिलेगा। ये दरअसल ये वाला क्वेश्चन है। आई होप कि आप सारे बच्चों को वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये मैंने इस वाली भाषा से इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो थोड़ा सा व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर वाली चीज को भी एक बार सीख लीजिए। व्यय क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, जरा बात को समझो। जैसे मान लिया कि 100 रुपए पर लीटर जो है तेल चल रहा है, तेल का जो दाम है ना बच्चे लोग, वो दरअसल मान लिया कि 100 रुपए पर लीटर है। ठीक है, अब 100 रुपए पर लीटर तेल का दाम चल रहा है, यहां तक मैं एक्सेप्टेड है, यहां तक मेरे को सारी बातें क्लियर है। लेकिन अगर मान लिया तुमको 5 लीटर तेल की जरूरत है, 1 लीटर का दाम कितना चल रहा है, 100 रुपए, तुमको जरूरत कितने लीटर की है, 5 लीटर की है, तो कितना खर्चा करना पड़ेगा तुमको, सोचो जरा कितना खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, तो जो तुम्हारे दिमाग में जवाब आया है ना वो है 500 रुपए। वो कैसे है मैं तुमको बताता हूँ। तुमने क्या किया होगा, क्योंकि 1 लीटर 100 रुपए का मिल रहा है, मुझे 5 लीटर की जरूरत है, तो मैंने 100 में 5 का गुणा कर दिया, तो मेरे पास जवाब आ गया 500 रुपए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने प्राइस में जो मेरा कंजम्पशन था, जो मेरी जरूरत थी, उसको मल्टीप्लाई कराया, तो मेरा कुल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय मुझे पता चल गया। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन तुमने ही किया था, 100 पंचे 500, इसलिए मैं P इंटू सी बराबर ई लिख रहा हूं। तो ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप प्राइस में कंजप्शन को इनटू करवाते हैं तो आपको एक्सपेंडिचर पता चलता है। ठीक है, जब आप ये जो कीमत है उसमें उपभोग का गुणा करवाते हैं तो आपको व्यय पता चलता है। ठीक है, ये दरअसल रिलेशन है। ठीक है, अब जरा आगे की बात को समझने की कोशिश करो। उसने बोला ईंधन की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो मैं ऐसा लिखूंगा पी न्यू इज इक्वल टू पी प्लस 25% ऑफ पी। मैं इसे इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है, कंफर्टेबल है यहाँ तक बोलो। तो जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो कैसा दिखाई देता है, पी न्यू इज इक्वल टू पी प्लस 25% कुछ और नहीं होता है, वो होता है 1/4 ऑफ पी। और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा पी न्यू इज इक्वल टू 5/4 ऑफ पी, ऐसा। ठीक है, तो जैसे इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो सारा चीज को थोड़ा सी सीखने की कोशिश करना, यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होकर फोकस करना। समझो जरा बात को, जैसे P क्रॉस C बराबर E था तो मानते हो, वैसे ही P न्यू इंटू सी न्यू बराबर ई न्यू होना चाहिए। स्वीकार करते हो तुम इस वाली बात को? लेकिन क्वेश्चन में उसने साफ साफ लिख कर दिया है, क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया है एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो व्यय है वो स्थिर रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले अगर आपने ई रुपीस खर्चा किया था ना बच्चे लोग, तो यहाँ भी आपसे ई रुपीस ही खर्च होने चाहिए। तो फिर आप इसे किस तरीके से लिखोगे, आप इसे कुछ इस तरीके से लिखोगे, ऐसा, क्योंकि पहले ई था इसलिए बाद में भी ई ही रहेगा, ऐसा। ठीक है, अब जरा बात को समझना, जो ई है उसका मान बराबर है पी क्रॉस सी के, और जो पी न्यू है उसका मान मैंने निकाला है 5/4 पी इंटू सी न्यू। आराम से रिलैक्स होकर देखो, मैं जानता हूं कि मैं इन क्वेश्चन में समय बिता रहा हूं, मैं पर्पसली बिता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बेसिक समझा सकूं। इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो के एंड होते तक आप दो दो लाइन में सॉल्व करोगे, ये वाला मेरा प्रॉमिस है आपसे। 2 लाइन भी बहुत ज्यादा कह दिया मैंने आपसे, एकदम देखोगे और टिक करके चले आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपने बहुत इत्मीनान से बेसिक को नहीं समझा तो मेरे से चाहे तुम जितने ही ट्रिक सीख लेना, एग्जाम में अगर हल्का सा क्वेश्चन ट्रिगर हुआ तो उसके साथ तुम ही गोल गोल घूमते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तुमसे। तो अगर जेन्युइनली चाहते हो कि एग्जाम में आपसे ट्रिक अप्लाई हो सके तो उसके लिए आपको मुझसे बेसिक सीखना चाहिए। मैं पर्पसली इसके बेसिक पे समय बता रहा हूँ, रिलैक्स होकर सीखो। ठीक है, चलो जरा सुनो, देखो जरा ख्याल करो। अब इससे क्या होगा, अगले वाले स्टेप पर क्या होगा, ये जो P है इस वाले P से कैंसिल होगा। ठीक है, तो फिर मैं कैसा लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी न्यू इज इक्वल टू 4/5 C, मानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम होना चाहिए, तो जैसे कम पूछता है तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था अपन कैसे करते हैं, क्योंकि नीचे 5 लिखा हुआ है ना इसलिए ऊपर ही मैंने 5 लिख दिया। लेकिन मेंटेन कितना करके रखना है मेरे को, 4 मेंटेन करके रखना है। तो 5 में कितना कम करूंगा कि 4 हो जाए, 5 में 1 कम करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ही दिखाई देगा, सी न्यू इज इक्वल टू 5/5 माइनस 1/5 C। इसका मतलब ये हो जाएगा सी न्यू इज इक्वल टू
C माइनस 1/5 ऑफ C, इसका मतलब है C माइनस 20% ऑफ C। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो पुराना वाला जो नया वाला जो कंजप्शन है वो पुराने वाले कंजप्शन से 20% लेस है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 20%। आई होप आप सारे बच्चों को ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है। चलिए फिर से चलते हैं आगे, एक बार और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रहा, ये एकदम मैंने ना सेम पैटर्न का क्वेश्चन लिया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। ठीक है, चलिए एक बार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ईंधन की कीमत में 40% कमी हो जाती है, तो कैसा दिखेगा? पी न्यू इज इक्वल टू पी माइनस 40% ऑफ पी। 40% क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था कि जो 20% है वो 1/5 है, तो मानते हो 40% 2/5 होता होगा, तो ऐसा हो जाएगा p माइनस 2/5 ऑफ p, ऐसा। ठीक है, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो जाएगा p न्यू इज इक्वल टू 3/5 p, ऐसा। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि जैसे मैंने E बराबर P क्रॉस C बोला था, वैसे ही जब मैं P न्यू इंटू सी न्यू करूंगा तो इस हिसाब से ई न्यू लगना चाहिए। लेकिन ई न्यू लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब अगर पहले ई था तो बाद में भी उसको ई ही रहना होगा। ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू होती है पी क्रॉस सी। पी न्यू कितना है मेरे पास? वो है 3/5 पी इंटू सी न्यू। एग्री? तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा और सी न्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5/3 सी। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। अब जरा बात को समझने की कोशिश करना। उसने पूछा है कि कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा, कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा उसने पूछा है। तो नीचे क्योंकि 3 है इसलिए ऊपर भी 3 लिख देता हूँ, लेकिन मेंटेन कितना करके रखना होगा मेरे को बच्चे लोग? 5। तो इसलिए हो जाएगा 3 + 2 इंटू सी। तो अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा सी न्यू इज इक्वल टू सी प्लस 2/3 ऑफ सी। ये वाली बात आपको स्वीकार है? ठीक है, 1/3 होता है 33.33%, 2/3 हो जाएगा अपने पास 66.66%। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा था भाई कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा 66% की वृद्धि होनी चाहिए। आई होप आप सारे बच्चों को ये जो बेसिक मेथड है वो दरअसल क्लियर हो रहा होगा कि मैं बेसिक में किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। एक और बार इस वाले क्वेश्चन को बेसिक में सॉल्व करके बताता हूं, आप रिलैक्स होकर देखिए कि इस क्वेश्चन को बेसिक में कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से भी सॉल्व करके दूंगा, पेशेंस रखना, परेशान मत होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रिलैक्स होकर हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने की कोशिश करते हैं। कहता है यदि आयत की लंबाई 60% से हम लोग बढ़ा दें। ठीक है भाई, मुझे जो लेंथ है ना वो दरअसल 60% से इंक्रीज करनी है, तो मैं कैसा लिखूंगा? मैं लिखूंगा एल न्यू इज इक्वल टू एल प्लस 60% ऑफ एल, इस तरीके से, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एल न्यू इज इक्वल टू 60% कुछ और नहीं होगा, वो दरअसल होगा 3/5। तो 1 + 3/5 दैट बिकम्स 8/5 एल। ये ऐसा रिलेशन होगा इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 60%, जरा बात को समझना, अगर 60% लंबाई को बढ़ाया गया है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दें जिससे जो ओवरऑल एरिया है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो आयत है ना वो कुछ इस तरीके से होता होगा, ऐसा, जिसमें ये इसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है या विड्थ है, जो भी तुम सोचना चाहो। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर क्या यूज हुआ? ब्रेथ यूज हुआ, तो एल इंटू बी कर लो, तो एल इंटू बी। यहां तक आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, कंफर्टेबल। अब जरा चीज को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि एरिया बराबर एल इंटू बी होता है, उसी हिसाब से अगर मैं एल न्यू इंटू बी न्यू करता हूं तो मुझे ए न्यू मिलना चाहिए। आइडिया एक्सेप्टेड है? लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो क्षेत्रफल है वो दरअसल कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले एरिया ए था तो बाद में भी एरिया क्या रहेगा? ए ही रहेगा। स्वीकार हो गया यहाँ तक? आइडिया एक्सेप्टेड है आपको? तो जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ए की वैल्यू है एल क्रॉस बी। एल न्यू की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली थी, वो है 8/5 एल इंटू यहाँ पर लग जाएगा बच्चे लोग बी न्यू। एल से एल कट जाएगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बी न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5/8 बी।
ठीक है, कंफर्टेबल है? कैसे सिखाया था मैं इस वाली लाइन को आपको सॉल्व करना? क्योंकि नीचे 8 लिखा है ना, इसीलिए ऊपर ही मैं 8 को कॉपी कर देता हूं। लेकिन मेरे को ना मेंटेन कितना करना पड़ेगा? मेंटेन करना है मुझे 5। ठीक है, तो मेंटेन अगर मुझे 5 करना है तो 8 में से मुझे ना 3 को कम करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, ओके है तक अपन लोग? तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसा दिखाई देगा जरा समझना। ये हो जाएगा बी न्यू इज इक्वल टू, दैट इज 1 - 3/8 बी। अब ये जो 3/8 है ना बच्चे, ये भी दरअसल एक मैजिकल नंबर है। ये भी आपके एग्जाम में ना बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको इसे भी अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। 2-4 नंबर और दे रहा हूँ, जैसे थोड़ा अपने दिमाग में रख सको तो अच्छा आपका समय बचेगा पेपर में। 3/8 ये होता है बच्चे लोग 37.5%। 5/8 ये होता है बच्चे लोग 62.5%। 7/8 ये होता है बच्चे लोग 87.5%। और एक और मैजिकल नंबर है जो दरअसल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, दैट यू शुड रिमेंबर ऑल्सो, दैट इज 5/6। 5/6 कुछ और नहीं होता है, वो होता है 83.33%। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये नंबर है, मैं इनको मैजिकल नंबर कह के बुलाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा ये लिखा हुआ है 3/8। 3/8 मैंने कुछ और नहीं कहा था, वो कहा था 37.5%। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसा दिखेगा ये मुझे, B - 37.5% ऑफ बी। इसका मतलब जो ब्रेथ है वो 37.5% से दरअसल कम हो जाएगी। ठीक, आइडिया एक्सेप्टेड? तो ये ना मैंने आपको ना 3 क्वेश्चंस में ना दरअसल चेंज ऑफ बेस के ना बेसिक इंप्लीमेंट करके बताया कि देखो इस तरीके से हम उसमें बेसिक जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक आपको आने चाहिए, जिसके लिए मैंने एफर्ट दिया है। अब एक बार जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इन क्वेश्चंस को आपको 2-2 लाइन में सॉल्व करना सिखाऊंगा। 2 लाइन में मैंने बहुत ज्यादा बोल दी, उतनी भी आपको नहीं लगेगी, लेकिन रिलैक्स होकर ना आप एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक में सॉल्व करना मुझसे सीखिए। ठीक है, अब जरा रिलैक्स होकर समझना। तो पहले आप तो ये चेंज ऑफ बेस क्या होता है, इस वाली भाषा का मतलब आप समझ लीजिए। चेंज ऑफ बेस अगर आपने नोटिस किया होगा तो किस तरह के क्वेश्चन देता है। अगर ए की इनकम 25% बढ़ाया तो फिर बी की इनकम कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। एक में वृद्धि की वजह से दूसरे में कितना कमी। ठीक है, या फिर कीमत जो है 40% कम हो गई तो फिर खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। एक में कमी की वजह से दूसरे में कितनी वृद्धि, ऐसे डिपेंडेंसी आती है। अगर एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कितना कम होगा, एक को कम करूंगा तो दूसरा कितना बढ़ेगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन चेंज ऑफ बेस में जाते हैं। आइडिया एक्सेप्टेड है? तो अगर आपने मान लिया एक बार स्वीकार कर लिया, जैसे एक उदाहरण देकर और बताता हूं, जैसे मान लिया कि आप ना अपने घर से कॉलेज के लिए डेली, एक उदाहरण बता रहा हूं, अपने घर से कॉलेज के लिए डेली ऐसे ही एक बार सोच लेता हूं, अपने मन से ऐसे ही सोच रहा हूं ताकि आपको चेंज ऑफ बेस क्या होता है एक बार स्वीकार करवा सकूं। मान लिया अपने घर से कॉलेज के लिए डेली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो। घर से निकलते हो, कॉलेज के लिए जाते हो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी डुगडुगी भगाते हो। ठीक है, तो आप जो कॉलेज है ना बच्चे लोग, ये बात मानते हो, लेट से चलो 15 मिनट में पहुंच जाते होगे। उदाहरण के लिए 40 की स्पीड से चला है, 15 मिनट में अपन कॉलेज पहुंच गए, है ना? अब आज भी निकले थे कॉलेज, वही अपनी डुगडुगी में 40 की स्पीड से, लेकिन ना आपसे ना रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांग ली। और लिफ्ट जो है ना इस बार पुरुष ने नहीं, महिला ने मांगी है। मतलब एक ब्यूटीफुल वुमन ने आपसे लिफ्ट मांगी है। ठीक है, अब नाउ इफ यू आर ए बॉय, अगर आप लड़के हो तो इस वाली स्थिति पे लिफ्ट तो आप उसे दोगे ही दोगे, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपकी स्पीड जो डेली 40 की थी, पक्का कितने की स्पीड से गाड़ी चलाओगे? ले भाई, जितना वो समय लंबा हो सके उतना अपन उसको लंबा करते हैं, है कि नहीं? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 40 की स्पीड से जाते थे, 15 मिनट में पहुंच जाते थे। आज आप, मैडम बैठी हैं पीछे, धीरे 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 धीरे। और बताइए मैडम, क्या हाल चाल है आपके, क्या खाया है आज नाश्ते में आपने? सब बातें करते करते उनके साथ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो कितने देर में पहुंचोगे? 30 मिनट में पहुंचोगे। तो तुमने इस वाली चीज को नोटिस किया, जैसे ही स्पीड में डिक्रीमेंट आया, स्पीड में डिक्रीमेंट आया तो टाइम में इंक्रीमेंट आ गया। नोटिस किया आपने? तो स्पीड में कमी की वजह से समय में आई वृद्धि, चेंज ऑफ बेस का क्वेश्चन है।
पता चल गया चेंज ऑफ बेस क्या होता है? समझ में आ गया कि चेंज ऑफ बेस क्या होगा? जब एक को बढ़ाऊंगा दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, स्पीड कम करूंगा तो समय अपने आप ज्यादा लग जाएगा। चेंज ऑफ बेस का सवाल है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग चेंज ऑफ बेस को क्रैक करेंगे। मान लिया अगर अभी भी किसी बच्चे को चेंज ऑफ बेस अगर पकड़ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है फिर उसने कभी किसी को लिफ्ट ही नहीं दी होगी, शायद इस वजह से नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशानी कोई बात नहीं है। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा, धीरे धीरे आपको कनेक्ट हो जाएगा। रिलैक्स होकर धीरे धीरे थोड़ा सीखने की कोशिश करो, परेशान मत हो, मुझे बस सुनते जाओ। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जो क्वेश्चन गिवन है आपको वो दरअसल चेंज ऑफ बेस का क्वेश्चन है, तो उस वाली स्थिति पर बच्चे लोग हम लोग उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो जरा सुनो, देखो जैसे मान लिया मुझे लेट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे उसने कहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो उसने मुझे बता दिया क्वेश्चन में एक डेटा लिखकर, वो है 25%। उसने मुझे क्वेश्चन में लिख कर दिया 25%, मैं क्या करूं, लिख कर दिया तो मैंने उठा के कॉपी कर दिया। मुझे लेकिन दिल से पता है, मुझे दिल से पता है कि जो 25% है ना वो कुछ और नहीं होता है बच्चे, वो दरअसल 1/4 होता है, ये मुझे पता है। 1/4 का एक अपर करूंगा तो क्या मिलेगा 1/3, ये भी मुझे पता है 33.33% होता है। और 1/4 का एक डिपर करूंगा तो आएगा 1/5, और ये भी मुझे पता है दरअसल 20% होता है। आगे बात समझ में यहाँ तक कंफर्टेबल है पल्लव? ठीक है, तो अब मुझे उसने क्वेश्चन में एक डेटा गिवन किया था, वो था 25%। ठीक है, मैंने उसको बेस बनाकर दो और डेटा जो है क्रैक कर लिया। आगे बात पकड़ में, अब जरा इतना से समझने की कोशिश करो। उसने क्वेश्चन में क्या बोला उसको सुनो। क्वेश्चन में उसने बोला है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब जरा बात को समझो, क्योंकि उसने कम पूछा है इसीलिए मैं नीचे खसकूंगा, ज्यादा पूछा होता तो ऊपर जाता। तो क्योंकि उसने मुझसे कम पूछा है तो 25 का मैं जब कम करूंगा तो मेरे को 25 का कम मिलता है 20%। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर मार के आ जाऊंगा 20%, बात खत्म। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने जब इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करके दिखाया था तभी मैंने उसका आंसर 20% ही लाया होगा। और अभी जब मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ तब भी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 20% ही आ रहा है। लेकिन अब मैंने इतनी सारी कहानियां नहीं लिखी, सीधा 25% को देखकर 20% मैंने टिक कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, अभी भी मैंने आपको ना एक एग्जाम का जो है आपसे मैंने जो है सॉल्यूशन डिस्कस किया था एसआई मेंस का, अगर आप बच्चों को ख्याल आ जाए तो। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा वो वाला वीडियो सॉल्यूशन तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। एसआई मेंस के वीडियो वाले सॉल्यूशन मैंने जो एसआई मेंस के जो क्वेश्चन करवाए थे ना, उसमें 2 क्वेश्चन इसी चेंज ऑफ बेस पर आए थे, और मैं इसी वाले ट्रिक्स उसमें आपको करके भी बताया था। तो चेंज ऑफ बेस की जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी बच्चे को भी स्वीकार नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं कुछ और क्वेश्चन में से लगाकर बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ जाएगा। सुनो जरा मुझे, देखो जैसे मान लिया ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन में लगा लेना एक एक करके, जहां जहां पर थोड़ा सा डेटा लग रहा है वहां वहां पर मैं लगा के बता देता हूँ। ठीक है, अब जरा समझो इसे। जैसे मुझे अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप सीखो जरा। कह रहा है यदि ईंधन की कीमत 40% कम हो जाती है, ठीक है, उसने मुझे बोला है कि ईंधन की जो कीमत है वो 40% कम हो जाती है, मतलब मेरे को उसने डेटा दे दिया है क्वेश्चन में 40%, तो मैंने यहाँ पर 40% को कॉपी कर दिया, वो क्वेश्चन से देख कर किया मैंने। ठीक है, अब मेरे को पता है कि 40% कुछ और नहीं होता है, ये दरअसल 2/5 होता है। ठीक है, अब जरा बात को समझो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में अंश वाली जगह पर 1 लिखा था, तो इसलिए एक बार ऊपर और एक बार नीचे किया था मैंने। अभी न्यूमरेटर में 2 लिखा है बच्चे लोग, तो 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे करेंगे अपन लोग। तो जैसे ही मैं 2 बार ऊपर करता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास, दैट इज 2/4, 2/3, और 2 बार नीचे कर रहा हूं 2/6, 2/7। तो 1/7 होता है 14.28। कन्वर्जन वाला डेटा बना कर दिया था, बोला था याद करके रखना। तो 2/7 होता होगा 28.56। मेरे को याद है तो मैं फटफट लिख पा रहा हूं। अगर आपने वो कन्वर्जन वाला जो टेबल में आपको दे रहा था उसे अगर याद नहीं किया होगा तो एफर्ट लगेगा यहाँ पर, मुझे अपना एफर्ट बचाना है करके, मेरे दिमाग में डेटा सेव है। 1/3 13.33%, तो 2/3 होता होगा बच्चे लोग 66.66%। स्वीकार करते हो सारी बात को? अब जो बात होगी ना वो इन 3 डेटा में होने वाली है। उसने क्या बोला एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि 40% की कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि उसने मेरे से ना परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा है।
डिक्रीमेंट पूछा था तो नीचे गया था, इंक्रीमेंट पूछा है तो ऊपर आऊंगा। तो 40 का ऊपर 66.66% मिलता है, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब भी था। आप वीडियो को रिवाइंड करना और जाकर देखना कि जब मैंने इस वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेसिक से सॉल्व करना सिखाया था, तो उस वक्त मैंने 66.66% ही इसका आंसर निकाला था। लेकिन जब मैं ट्रिक से सॉल्व करता हूँ तो मेरा पूरा एफर्ट बचता है और आंसर 66.66% ही आता है। कष्ट हुआ है किसी बच्चे को? मैं ये मान लूं कि हम सारे बच्चों को ये चीज एकदम क्लियर हो चुकी है, आइडिया एक्सेप्टेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था मुझसे। ये लिखा हुआ है, आयत की जो लंबाई है वो 60% से हमने बढ़ा दी। ठीक है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट से हम लोग कमी लेकर आएंगे? बहुत आराम से मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बहुत आराम से। मतलब अगर मैं पेपर में होता तो मैं तो पेन भी नहीं चलाता, ये आपको सिखा रहा हूँ करके पेन चला रहा हूँ। 60% मुझे क्वेश्चन में गिवन है। 60% कितना होता है? 3/5 होता है ना? 3/5, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 लिखा है, इसलिए 3 बारी ऊपर 3 बारी नीचे। 3/4, 3/3, 3/2, 1/2 बोला था 50% होता है, तो 3/2 बच्चे लोग 150% होता होगा। ठीक है, और वैसे ही 3/6, 3/7, 3/8, कहा था 3/8 मैजिकल नंबरों से याद कर लो, वो होता है दरअसल 37.5%। अब क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, मतलब मेरे से डिक्रीमेंट पूछ रहा है। बोला था ना जब इंक्रीमेंट पूछेगा तो ऊपर जाना, डिक्रीमेंट बोलेगा तो नीचे जाना। तो जैसे ही मैं 60 का नीचे जाता हूं तो मुझे मिलता है 37.5%, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बात खत्म। अभी भी मैं इस वाले क्वेश्चन में ना डबल एफर्ट कर रहा हूँ। मुझे ना पहले से ही पता था कि क्वेश्चन में ना वो कमी पूछ रहा है, तो जब वो कमी पूछ रहा है तो मैं ये वृद्धि वाली चीज को लिखता ही क्यों? मैं नहीं लिखूंगा पेपर में। तो अभी क्यों लिखे सर आप? ताकि आप समझ सको कि चाहे वो क्वेश्चन में वृद्धि पूछे, चाहे वो क्वेश्चन में कमी पूछे, इस वाले ट्रिक से आप जो पूछे निकाल सकते हो। अब मुझे पहले से पता है कि कमी पूछ रहा है तो मैं कमी वाला लिख के सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए वृद्धि वाला भी लिख के दिखा रहा हूँ कि इन केस अगर वृद्धि वाला भी पूछ लिया होता तो भी अपने को कुछ लोड नहीं था, कर लेते थे अपन, दिक्कत नहीं थी अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बार क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, आराम से रिलैक्स होकर मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पे क्या कहता है वो? क्वेश्चन पे कहता है कि आयत की चौड़ाई 80% से बढ़ जाती है। अब देखो 80% उसने डेटा गिवन किया हुआ है मुझे, मैं क्या करूं? मैं सीधा सीधा उठा के 80% को बोर्ड पे लिख दूंगा ऐसा। 80% कितना होता है सर? 4/5 होता है। अब जरा समझो, उसने मेरे से पूछा है कमी। अब क्योंकि उसने कमी पूछा है तो मेरे को पता है कि जब वो कमी पूछता है तो मुझे नीचे जाना होता है, तो मैं ऊपर वाला क्यों लिखूं, सीधा नीचे वाला लिखूंगा। तो 4/5 हो गया, 4/6, 4/7, 4/8 और 4/9, ये इस तरीके से होगा। एग्री करते हो? अब सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करूंगा और आंसर आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल नहीं है, मुझे कन्वर्जन पता है। 1/9 11.11% होता है, तो 4/9 44.44% होता होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बात खत्म। क्या हम लोग समझ पा रहे? मैं पेपर में होता तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाकर आता। ऐसा ही मेंस जो अभी 2023 में हुआ था उसमें इसी कंसेप्ट पर दो दो सवाल पूछे गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले सवाल की इंपॉर्टेंस अब सारे बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। और ये वाला जो सवाल है ना, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एट द सेम टाइम मैंने आपको इसे ट्रिक और बेसिक दोनों से करके बताया। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से एग्जाम में से डील करना। इसके और भी कई सारे अप्रोच होते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे लोग ने R/100+R या फिर X/100+X के तरीकों से सीखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस वन इज द शॉर्टेस्ट वे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बच्चे लोग इस वाली चीज को सीख चुके हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, आराम से इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट वाले सेक्शन में मेंशन करेंगे। मुझे कमेंट वाले सेक्शन में आप बच्चों से इस वाले क्वेश्चन के आंसर का इंतजार रहेगा। आपके बच्चों के सारे आंसर मैं कमेंट वाले सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा CGPSC प्री कम मेंस या प्री कम व्यापम की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, आप बिल्कुल CGPSC नॉलेज ऐप
गूगल प्ले में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर कोर्स एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस वाले वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ जिसके मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके सारे क्वेरीज के, सारे डाउट के आंसर करने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप बच्चों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसी ही कुछ धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।